नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा यहाँ पर जो है या फिर प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा। तो यहाँ पर लेके आ चुके हैं 2017 का दोस्तों इस 27 नंबर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का 40 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा। मॉक टेस्ट नंबर कहेंगे कि 27 है ये, ठीक है। 26 जो है हम यहाँ पर जो है बना चुके हैं और 27 आपका हिंदी का बना चुके हैं, 26 यहाँ पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का बना चुके हैं। तो चलिए पुराना पेपर देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था 1973 के किस मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। कौन से फैसले में ये कहा है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और याद रखना ही है आपको, एग्जाम में इस बार भी आने वाला है। केशवानंद भारती बनाम दोस्तों केरल राज्य, इसी जो है जो ये मामला है, इसी में सर्वोच्च न्यायालय ने दोस्तों बोला कि जो प्रस्तावना है या फिर जो उद्देशिका है दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों मौलिक संरचना का ये भाग है, स्वीकार किया सर्वोच्च न्यायालय ने। और सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में बात करें तो हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में चर्चित बुनियादी तत्वों में खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो संपूर्ण ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं मतलब संविधान ही उस प्रकार का नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बात कर रहे हैं कि जो है जो केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य है, इसी में ये बात किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे आपका एक जो ये आपका सिंबल दिया था ट्रैफिक रूल से संबंधित या फिर कहें तो यातायात संकेत से संबंधित, इसमें बताना था कि इसका मतलब क्या होता है। ये जो आपका ट्रैफिक रूल का सिंबल दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो इधर आप सामने ही लगा होगा, तो यहाँ पर आपका जो है दाएं ओर इशारा कर रहा है, कह रहा है दाएं ओर रहने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या बात हो रही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दाईं ओर रहें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दाईं ओर रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे धौलागिरी दोस्तों जो शिखर है, इसका दूसरा नाम बताना है। धौलागिरी का जो दूसरा नाम है, धौला का मतलब जो होता है भैया श्वेत होता है और यहाँ पर श्वेत पर्वत हो जाएगा। धौलागिरी का जो दूसरा नाम है वो श्वेत पर्वत है दोस्तों। धौलागिरी जो है पर्वत नेपाल में दोस्तों हिमालय पर्वत की श्रृंखला का एक भाग है। इसका दोस्तों जो है संस्कृत में अगर यहाँ पर दो बात करेंगे तो नाम लिया जाता है श्वेत पर्वत या फिर धौलागिरी, मतलब श्वेत पर्वत। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित जो है संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? सबसे कम अधिकार किसके पास है? तो देखिए सबसे कम जो अधिकार है वो है विधान परिषद के पास दोस्तों। लोकसभा, विधानसभा, राज्य की जो विधान परिषद है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे कम जो है यहाँ पर विधान परिषद राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों विधानसभा के साथ मिलकर विधान परिषद जो होता है, राज्य सूची में अंकित जो 66 विषय हैं, 66 जो टॉपिक सब्जेक्ट जो हैं पर कानून बनाने का कार्य करती है। विधान परिषद जो है साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया में विधानसभा से कम शक्तिशाली है। लोकसभा आप जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार इसका सबसे अधिक है, और इस प्रकार अगर बात करें तो सबसे कम की बात करेगा तो विधान परिषद। नेक्स्ट बात करेंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, इनको जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है राष्ट्रपति या फिर जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो होते हैं वो दिलाते हैं, मतलब कि नियमित जो है नियुक्त व्यक्ति या रहेंगे उनके समक्ष। ये दोस्तों तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दोस्तों दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करेंगे स्वचालित वर्षा सेंसर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है वो बताना है। तो देखिए स्वचालित वर्षा सेंसर जो है ये कुल आंतरिक प्रतिबिंब यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कुल आंतरिक जो है प्रतिबिंब यानी कि परावर्तन के दोस्तों जो है पर दोस्तों ये कार्य करता है, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिंचाई के पानी में उर्वरक या रसायनों की मिलावट कहलाती है।
तो देखिए एक तरीका होता है भैया टपक वाले नीति से, जिसे हम सिंचाई करते हैं, जिससे पानी वेस्टेज कम होता है, या फिर जो डायरेक्ट चला जाएगा वहां पर क्या करते हैं कि पानी में ही उर्वरक को या फिर रसायन को मिला देते हैं। इससे पानी डायरेक्ट जो है पहुंचा देता है कहाँ तक, पौधों तक, या जो भी हम फसल उगाते हैं उसमें। तो उसको कहते क्या है पूछ रहा है, तो उसको कहते हैं फर्टिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिगेशन। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ड्रिपरों में जो ड्रिप से सिंचाई होती है वहां पर अधिकतर ये किया जाता है, डायरेक्ट पानी में ही मिला देंगे तो डायरेक्ट जो है पौधे तक ये पहुंचा देगा। सी रेड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जो है भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के तहत कहा गया है, मैंने कौन सा इसमें कहा गया ये बताना है। ए में क्या बात हो रहा है, किसी भी शिक्षण संस्थान में चाहे सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। ये बोला गया है या फिर नहीं? तो यहाँ पर बोला नहीं होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा है, तो बिल्कुल ये वाला आपका गलत है। और बी में क्या बात हो रहा है, यदि कोई मतलब अनुच्छेद जो आप 28 पढ़ेंगे तो उसमें ये आपका है, ठीक है। तो दोस्तों जो बी है उसमें क्या बताए, यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित हैं का पालन करने में विफल रहता है, मतलब पालन नहीं कर रहा है, तो उसका स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, ये भी नहीं रोकेंगे। ये भी आपका गलत है, यानी ए बी दोनों गलत है। तो ए बी दोनों नहीं, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, एक गांव तब ग्राम दान घोषित होता है जब कम से कम खालिस्तान प्रतिशत भूमि के, फिर उसके बाद प्रतिशत निवासियों की लिखित रूप से, दोस्तों लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। माने कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत के जो हैं, दोस्तों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या बात हो रहा है, एक गांव तब जो है ग्राम दान घोषित होता है जब दोस्तों कम से कम 51% भूमि के जो है 75% निवासियों की लिखित रूप में दोस्तों उनकी मंजूरी जो है दर्शाया जाए। देखिए जो भी भूमि है उसका, गांव का, ठीक है, उसका 51% जो भूमि है प्रतिशत, उसके दोस्तों जो 75% निवासी हैं इनका लिखित रूप में अगर मंजूरी दर्शाई जाएगी तो बिल्कुल जो है ग्राम दान घोषित ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ये पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार ने पशु चिकित्सा के उपयोग में डाइक्लोरोफेनॉक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा था, भारतीय उपमहाद्वीप में खालिस्तान की संख्या में दोस्तों तेजी से गिरावट आई है। मतलब देखिए जो डाइक्लोफेनॉक जो है इसको इसलिए प्रतिबंधित किया गया कि जैसे कि आप जानते हैं कि गिद्ध जो है ये हमारे देश में या फिर कहें उपमहाद्वीप में कम हो रहे थे, गिद्धों की संख्या काफ़ी जो गिरावट दर्ज की जा रही थी, तो यही दवा के कारण ये मर जा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिद्ध, किसकी गिरावट हो रही थी, गिद्धों की, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। ये कोई कर है जो कि संघ द्वारा लगाया जाता है, मैंने केंद्र की बात कर रहा है, लेकिन क्या होता है राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है और विनियोजित किया जाता है। तो दोस्तों वो कौन सा कर है, तो दोस्तों ये भैया स्टैंप ड्यूटी या फिर कहेंगे मुद्रा शुल्क है, मुद्रा शुल्क या फिर कहेंगे स्टैंप ड्यूटीज। तो दोस्तों यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाए, ये संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है, मुद्रा शुल्क। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाएं। अब यहाँ पर पद दिया है, सबसे ऊंचा वाला लगाना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा आपको लगाना है। तो आपका ए में दिया है कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और जो है प्रमुख सचिव। तो आपको बताना है दोस्तों कैसे ये क्रम है। तो उच्चतम यानी सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो होता है कैबिनेट सचिव होता है। ये जो है आईएएस जो है प्रमोट करके जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पे टॉप पे आपका हो जाएगा ए, यानी उच्चतम से न्यूनतम लगाना है तो ए हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों होते हैं प्रमुख सचिव होते हैं, इसके बाद होते हैं प्रमुख सचिव, यानी यहाँ पर बी, सॉरी यहाँ पर डी, ए के बाद डी आना चाहिए। फिर उसके बाद दोस्तों होता है संभागीय आयुक्त, यानी यहाँ पर हो जाएगा सी,
और उसके बाद दोस्तों कलेक्टर होता है, यानी इसमें इनमें बात करें तो कलेक्टर सबसे छोटी पोस्ट है, यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी ADCB दोस्तों किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो अगर नीचे से छोटा से बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा आपका कलेक्टर, उससे बड़ा बात करेंगे तो संभागीय जो है आयुक्त, और उससे बड़ा बात करेंगे तो प्रमुख सचिव, उसके बाद आपका कैबिनेट सचिव, और ये उच्चतम से न्यूनतम हमने यहाँ पर सेट किया क्योंकि जैसा बताया है वैसा करना है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब IAS ही प्रमोट होकर जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, या फिर कहेंगे इनका प्रमोशन है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक देश की सकल घरेलू उत्पाद माने GDP जो है, यहाँ पर ए में कुछ आपको भरना है, मतलब खालिस्तान है, के दौरान बढ़ जाता है। किसके दौरान बढ़ जाएगा, तो जब हमारे जो है GDP में तेजी आएगी, ठीक है, सकल घरेलू आय दोस्तों तेजी आएगी, तेजी के दौरान बढ़ जाता है। और बी में क्या भरना है, के दौरान घट जाता है, यानी कि मंदी के समय घट जाता है। तो यहाँ पर जो है डी वाला बिल्कुल सही भराएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देश का सकल घरेलू उत्पाद GDP जो है तेजी के दौरान बढ़ जाता है और मंदी के समय घट जाता है, बिल्कुल डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत अल्मुनियम कंपनी लिमिटेड, मैंने बाल्को की बात हो रही है, में सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के खिलाफ दायर याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला माना जाता है, क्योंकि इसके नतीजे में क्या कहा गया था भैया, ये यहाँ पर पूछा है। देखिए बाल्को का जो था, मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड था, यहाँ पर जो है न्यायालय ने क्या यहाँ पर जो है बताया था, या फिर क्या यहाँ पर नतीजा दिया था, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा जरूर। अदालत ने दोस्तों क्या कहा, अदालत ने यह कहा कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है दोस्तों। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड वाल्को के बारे में बताया है कि अदालत ने कहा कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 दोस्तों 59 से लेकर के 74 दोस्तों जो है किन कृत्यों से संबंधित है, माने 59 से लेकर 74 तक में है क्या। तो देखिए इसमें जो है अपहरण है, व्यापहरण है, बहला फुसलाकर भगा ले जाना है, गुलामी और दोस्तों जबरन मजदूरी कराना, ये सब है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दासत्व है, बलात्सम के विषय में भी है इसमें, तो जो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी ही हो जाएगा। अपहरण, व्यापहरण, ये सब जबरन मजदूरी करवाना, गुलामी, ये सब है। खालिस्तान है, नेक्स्ट क्वेश्चन में खालिस्तान है। उसके बाद आपको बताना है के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए भारत ने एक वैश्विक संधि मीनामाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। मीनामाता दोस्तों जो है ये सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया है, वो आपको पूछा गया है। खालिस्तान है, आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है समझौता हुआ है, वहां पर हस्ताक्षर किया गया है। तो देखिए मीनामाता जो हुआ था दोस्तों वो आपका पारा के उपयोग को प्रतिबंधित या फिर कहें कि रोकने के लिए, तो पारा के इस्तेमाल को समाप्त करने के लिए दोस्तों भारत ने जो है एक वैश्विक संधि मीनामाता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किया, और ये याद रखेंगे 2014 में सॉरी हुआ है, और 10 साल का टारगेट रखा गया है, यानी 10 साल में जो है पारा का उपयोग यहाँ पर हम बंद कर देंगे या फिर मुक्त कर देंगे देश को। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डी हो जाएगा। मीनामाता पारा संबंधित है, याद रखिएगा 2014 में हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में उल्लेखित निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है। कौन सा अधिकार है जो कि मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ए जो बात कर रहा है समान नागरिक संहिता, देखिए ये सब आपको याद रखना चाहिए। ये हमारा जो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है या फिर जो तत्व है उसमें आपका अनुच्छेद नंबर 44 है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद नंबर 44 में मैंने सबके लिए जो है एक प्रकार का कानून ये है। और दोस्तों याद रखेंगे आपका बी में जो है जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा जो है दोस्तों ये आपका 48 यानी ये भी उसी में कहा है। अनुच्छेद आपका 48 के क में है, तो ये आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। जो है ये आपका उल्लेखित नहीं है सार्वभौम, यहीं पर पूछा है कि जो मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लेखित नहीं है, तो ये आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों उल्लेखित नहीं है, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रिक्टर स्केल आप जानते हैं, रिक्टर पैमाना। साथ ही साथ याद रखिएगा 1900 रिक्टर स्केल आप जानते हैं 1935 में दोस्तों जो है 1935 में दोस्तों चार्ल्स एफ रिक्टर ने दोस्तों इसका जो है आविष्कार किया था। साथ ही साथ एक और चीज याद रखिएगा मर्केली पैमाना भी भूकंप की तीव्रता का को ही मापता है। तो ये दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड ने बी और डी दोनों आंसर माना था, मर्केली भी है भैया, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी। मतलब कि कौन है इनमें से जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नहीं हुई थी, माने 3 इनमें से कोई हुआ था, एक जो कि नहीं हुआ था। तो उसके अनुसार आपको बताना है ए में क्या बात हो रहा है। तो दोस्तों ए में है संघ जो है संविधान समिति। तो दोस्तों ये जो है आपका संघ जो आपका संविधान समिति है या फिर कहें कि जो शक्ति समिति है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका मतलब नहीं हुई थी वही बताना है, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। राज्यों की दोस्तों जो समिति है, राज्यों की जो समिति है दोस्तों ये भी हुई थी, माने 7वीं समिति है ये, तो ये भी खत्म हो जाएगा। असंघ शक्तियों की समिति बात ही कर चुके हैं। तो दोस्तों संचालन समिति जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो याद रखेंगे। एक सेकेंड, इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो याद रखिएगा यही दोस्तों मतलब उनकी अध्यक्षता में नहीं हुई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार आरटीआई दोस्तों जो अधिनियम है 2005 वाला, ठीक है, के तहत दोस्तों अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है, मतलब पहली अपील और दूसरी दोस्तों जो अपील है ये समाप्त हो जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद बताना है के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों उच्च न्यायालय में वह जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय की बात करेगा तो 226, यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है और इसी में दोस्तों 32 जब बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची, ठीक है। संविधान के किस वर्ष दोस्तों जो है ये जोड़ी गई थी ये आपको बताना है। मैंने बता दिया कि दल बदल जो वाला 10वीं अनुसूची में हम कई बार डिस्कस कर ही चुके हैं। ये दोस्तों कब जो है आपका अनुसूची जो है जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये आपका 1985 आपको में जोड़ा गया और 52वां संविधान संशोधन है भैया, 52वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों 1985 में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में दोस्तों यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया था, सेंट्रल असेंबली बम कांड कर दिया था। भले ही किसी को मारा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य माने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दोस्तों 8 अप्रैल 1929 में दोस्तों जो है केंद्रीय विधान मंडल में उस समय बम फेंका था, इसीलिए दोस्तों इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और इन्होंने क्यों फेंका था, ट्रेड जो डिस्प्यूट बिल और जो सेफ्टी बिल के बहस चल रही थी वहीं पे, ठीक है। और इसका उद्देश्य था सरकार को डराना मात्र, मतलब किसी को इन्होंने मारा और नहीं था, जैसे कि हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बाद में जो इनके और भी जो क्रांतिकारी थे 16 उनको भी मतलब गिरफ्तार कर लिया गया। षड्यंत्र जो लाहौर षड्यंत्र था, लाहौर जो कांड था उसके उस पर मुकदमा चलाया गया। और राजगुरु और भगत सिंह आप जानते हैं, सुखदेव, इनको जो है 23 मार्च को जो है 23 मार्च आप जानते हैं 1931 को दोस्तों जो है इनको सभी लोगों को फांसी दे दी गई। यहाँ पर आपका यहाँ पर सिर्फ वो पूछा है यहाँ पर गिरफ्तार क्यों किया गया, तो यहाँ पर बम कांड जो था उसके लिए सेंट्रल असेंबली बम कांड, ठीक है, 1929 8 अप्रैल। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है, कौन सा है जो कि संघ सूची का एक हिस्सा है। तो नाम से ही भी आप पकड़ सकते हैं कि औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित जो विवाद है ये है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से दोस्तों यहाँ पर अगर विवाद होता है तो यहाँ पर जो है क्रम संख्या 61 संघ सूची से संबंधित है ये, जबकि शेष जो है ये सभी जो है आपके समवर्ती सूची से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे वर्ष जो है 2015 में काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा अधिनियम था भैया? तो काला धन की बारे में बात हो रही है, तो काला धन ही था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अघोषित विदेशी आय और संपत्ति और आयकर का अधिरोपण अधिनियम, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, काला धन वाला। नेक्स्ट बात करेंगे 2015 है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किस कंपनी के खिलाफ उसकी एक कैंसर की दवा की पेटेंट याचिका खारिज करते हुए फैसला दिया जिससे जीवन के लिए खतरनाक बीमारियों के लिए सस्ती दवाओं की उपलब्धता को दोस्तों बल मिला। तो दोस्तों जो भी जीवन के लिए मतलब जो भी खतरनाक बीमारियां जीवन के लिए, उसके लिए सस्ती दवाओं को दोस्तों उपलब्धता को बल मिला। तो वो एक कंपनी थी, याद रखिएगा। ये कंपनी दोस्तों स्विट्जरलैंड की है, स्विट्जरलैंड की दोस्तों कंपनी है। इसका नाम है नोवार्टिस। दोस्तों नोवार्टिस जो कंपनी थी, इसकी दवा थी कैंसर रोधी। इसकी दवा का दोस्तों क्या नाम था? इसकी दवा का दोस्तों जो नाम था वो था ग्लीवेक दोस्तों। ये एक दवा थी कैंसर का, जबकि इसका जो दाम था, मतलब पेटेंट के लिए केस किया गया था, तो इसका जो $2600 के आसपास इसका जो है 1 महीने का लागत था लगभग। तो अगर बात करें तो 1,30,000 के आसपास बात करेंगे तो, और जबकि भारत में जेनरिक जो इसकी संस्करण था उस करीब जो 90,000 में काम चल जा रहा था। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही फैसला दिया भैया कि मतलब कि जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, मतलब यहाँ पर हम दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। पेटेंट खारिज कर दिया इनका कि हम ही सिर्फ बनाएंगे, ये सब नहीं होता है पेटेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी था, कंपनी का नाम पूछा था, तो याद रखेंगे नोवार्टिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। कंप्यूटर से क्वेश्चन है, MS एक्सेल दोस्तों जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है उसका फाइल एक्सटेंशन पूछा था। फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका MS एक्सेल का जो होता है वो होता है भैया .xlsx। ठीक है, .xlsx होता है इसका एक्सटेंशन, याद रखिएगा MS एक्सेल का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा, बी रेड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट बात करेंगे भारत ने वर्ष 2030 तक दोस्तों जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस को समाप्त करने की योजना बनाई है। कौन सा वो गैस है? गैस का नाम बताना है। उस गैस का नाम क्या है? देखिए 2030 तक जो है समाप्त करने का ये जो है भारत ने योजना बनाई है। वो जो है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यानी यहाँ पर आपका है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC 23 है। इसी का दोस्तों उपयोग करने की, मतलब इसको उपयोग को बंद करने की दोस्तों, समाप्त करने की योजना बनाया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2030 तक। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्तीय वर्ष 2016-17 का पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो बोला गया कि 6 लाख अगर प्रति माह कोई वरिष्ठ नागरिक अगर यहाँ पर भारत के लिए अगर कमाता है, मतलब इसका इतना है कमाने का, तो आयकर दर क्या रहेगा? तो देखिए उस समय का क्वेश्चन है, उस समय 3 लाख तक तो पूरा यहाँ पर छूट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है और 20% यहाँ पर हो जाएगा, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख में इनका 20% था। अगर अभी वरिष्ठ नागरिक की बात करें, अगर यहाँ पर 6 लाख मान लीजिए पूछ दिया कि 2020-21 के लिए क्या है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि अभी अगर 6 लाख रुपए कोई कमा रहा है वरिष्ठ नागरिक मतलब क्या होता है? 60 साल से 80 साल के बीच जो रहेगा इसको वरिष्ठ नागरिक, मैंने 60 साल प्लस रहेगा, मैंने 60 साल से लेकर 80 साल। और जो दोस्तों एक सेकेंड, अति वरिष्ठ अगर पूछेगा तो 80 साल जो प्लस रहेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक की बात किया तो 6 लाख से ज़्यादा जो लोग कमाएंगे दोस्तों, वहाँ पे शायद मैंने 60 लाख बोल दिया, 60 साल से लेकर 80 साल। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लाख से ज़्यादा दोस्तों कोई कमाएगा तो अभी जो प्रतिशत आयकर होगा वो वरिष्ठ नागरिक के लिए दोस्तों यहाँ पर 10% होगा। ठीक है, याद रखिएगा 16-17 में यहाँ पर 20% था। मान लीजिए 2021 का 20 का पूछ दिया तो 20-21 का तो क्या बताएंगे? 10%। नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान में दोस्तों कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों मैं थोड़ा जल्दी में फंबल कर जाता हूं। यहाँ पर क्या मेन क्वेश्चन पूछा गया? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया दोस्तों? तो ये 5वीं अनुसूची में है। जैसा कि आप जानते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो भिन्न भारत के दोस्तों ये राज्य हैं, इनको अनुसूचित जो
इनके जो क्षेत्र हैं या फिर प्रशासन नियंत्रण है, इनसे संबंधी उपबंध दोस्तों कहाँ पर है, ये आप याद रखेंगे 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि 11,000 से अधिक और 25,000 से कम निवासियों के एक शहरी केंद्र को किस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए बोल रहा है जनसंख्या कितना बता रहा है 11,000 से अधिक होना चाहिए और 25,000 से कम, तो उसको कहते हैं भैया नगर पंचायत, याद रखेंगे इसको कहते हैं नगर पंचायत। ऑप्शन नंबर ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है। ए बी में से आपको बताना है कौन सा सही है। ए में बात हो रहा है निदेशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों के बीच टकराव के मामले में निदेशक सिद्धांत का अदालत में वर्चस्व होगा, ये सही है या फिर गलत। गलत है भैया, मौलिक अधिकार ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, नहीं तो अभी तक तो समान नागरिक संहिता ये सब चीजें तो लगी जाती। नेक्स्ट बात करेंगे, बी में है मौलिक अधिकार दोस्तों असीमित नहीं है और नागरिक उचित जो प्रतिबंधों के अधीन है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जैसे कि मौलिक अधिकार हमारा है, ऐसा नहीं है कि वाक्य अभिव्यक्ति का मतलब हमारा क्या कहते हैं अधिकार है तो हम किसी को कुछ भी बोल दें, गालियाँ बके कुछ भी करें, ऐसा नहीं है। एक जो है बाउंड्री लाइन भी है, तो देखिए उचित जो है प्रतिबंधों के अधीन है और निदेशक सिद्धांत दोस्तों किसी भी संवैधानिक सीमाओं के अधीन नहीं है। बिल्कुल सही है, जो निदेशक ये किसी के अंडर में या फिर किसी प्रतिबंध में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ही बिल्कुल सही है, ए आपका गलत है। तो यहाँ पर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2016 में अपनी मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, देखिए नाम क्या है ये आप याद रखिएगा, सेंजो 11 है को लॉन्च किया। तो दोस्तों नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कौन से देश का होगा, सेंजो है। सेंजो दोस्तों सेंजो 11 जो है ये आपका चीन का है और याद रखिएगा 2022 तक दोस्तों जो है ये अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। ये लक्ष्य रखा है चीन कि 2022 तक हम अपना जो है एक स्थायी स्टेशन मतलब अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, चीन ने। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन था दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था श्रीरंगा तृतीय। श्रीरंगा तृतीय था, जो कि अब याद रखेंगे कौन से वंश था, तो अरबिंदु दोस्तों जो है वंश है, इसी से ये रिलेटेड था और अंतिम शासक था विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सीमा पार निवेश जहां एक वैश्विक कंपनी किसी दूसरे देश में स्थापित स्थानीय कंपनी को खरीदती है। माने कोई वैश्विक कंपनी जो कि किसी और देश में जो कोई इस्टेब्लिश कोई पहले से कंपनी उसको खरीदती है और इसे एक सहायक जो है इसको क्या करती है, एक सहायक व्यापार बनाती है, वो कहलाता है दोस्तों। तो देखिए इसको जो कंपनी खरीदती है उसको एक जो है सहायक व्यापार के तरह यूज़ करती है या फिर बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं। तो देखिए इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण। आप सुने होंगे, अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण इसको कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों दिवस मनाया जा रहा है विश्व भर में। प्रतिवर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, कब मनाया जाता है, कौन से महीने को, कौन से डेट को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये मनाया जाता है भैया 25 नवंबर को, बी राइट आंसर हो जाएगा। और 2019 का थीम याद कर लीजिए, थीम था दोस्तों इनका जो है ऑरेंज द वर्ल्ड। ठीक है, ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वलिटी स्टैंडर्ड अगेंस्ट रेप। ठीक है, ये इनका थीम था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 25 नवंबर को मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व भर में। नेक्स्ट बात करेंगे, सूचना खाली स्थान है पहले, फिर उसके बाद पूछा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी की बात कर रहा है। नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का एक सतत खंड है। कौन सतत खंड है भैया, पैकेट जो है एक सतत खंड है। पैकेट दोस्तों जो है सूचना जो प्रौद्योगिकी आईटी नेटवर्क पर भेजे गए डेटा का दोस्तों एक सतत खंड है, पैकेट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित समझौतों या जो सहमति पत्रों में से किसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा है जिसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या सांस्कृतिक समझौता, इसके लिए जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौता, इसके लिए भी नहीं जरूरत है, ए बी यहाँ पर सही है। सी में दोस्तों आपका है विदेशी समझौता, इसके लिए जरूरत पड़ेगी भैया, विदेशी सहायता समझौता है। तो इस ये जो है आपका नहीं, मैंने किस
आवश्यकता नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट की, तो यहाँ पर संस्कृति समझौते के लिए और विज्ञान और प्रौद्योगिकी समझौते के लिए, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सी के लिए जरूरत पड़ेगी, यानी कि विदेशी सहायता समझौते के लिए कैबिनेट की मंजूरी या फिर सहमति की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय वायुसेना का वह एकमात्र अधिकारी कौन है? एकलौता अधिकारी है दोस्तों जिसे फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर 5 सितारा दोस्तों जो है यहाँ पर पदोन्नत किया गया है। 5 सितारा श्रेणी पर दोस्तों पदोन्नत किया गया है। तो नाम याद रखेंगे, अर्जन सिंह दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्जन सिंह जो है भारतीय वायुसेना के दोस्तों एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें वर्ष 2002 में दोस्तों जो है फील्ड मार्शल की पदवी के बराबर दोस्तों 5 सितारा श्रेणी पर दोस्तों जो है उनको पदोन्नत किया गया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त स्टॉक कंपनियों की दोस्तों यहाँ पर लेखा परीक्षा होती है, ताकि क्यों लेखा परीक्षा होती है वो आपको बताना है। संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा क्यों होती है? ताकि दोस्तों इसलिए होती है कि लाभ बढ़ सके नहीं, साख बढ़ सके नहीं, शेयर धारक संतुष्ट हो नहीं, वैधानिक दोस्तों जो आवश्यकताओं की दोस्तों पूर्ति हो। तो यहाँ पर जो सिर्फ चौथा हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सिर्फ ए हो जाएगा, केवल चौथा, यानी वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति हो, इसीलिए दोस्तों संयुक्त स्टॉक कंपनियों की लेखा परीक्षा होती है। यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, यानी सिर्फ चौथा। लास्ट क्वेश्चन ये है, खिलाड़ियों में पैर की बीमारी की निम्न में से कौन सी वजह है? पैर की जो बीमारी हो जाती है खिलाड़ियों में, कौन सी वजह है? तो याद रखेंगे, ट्राइकोफाइटन दोस्तों, ये जो है क्या कहेंगे, कवक है, फंजाई है कहेंगे, कवक दोस्तों जनित जो है रोग है, जिससे क्या होता है, एथलीट फुट माने जिसको हाथी पाँव कहते हैं, पैर मोटा हो जाता है, दाद हो जाता है, खाज खुजली हो जाता है, त्वचा में संक्रमण हो जाता है, ये सब हो जाता है। तो इसके लिए कवक जो है जिम्मेदार है। ठीक है, नाम है ट्राइकोफाइटन। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि प्रीवियस ईयर में जो भी हमने पेपर लिया है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही पेपर को पाने के लिए, प्रीवियस ईयर या फिर मॉक टेस्ट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।